वेलकम टू ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इकोनॉमिक्स का ये 9 चैप्टर है जो है विदेश व्यापार। विदेश व्यापार के बारे में आप सब जानते हो कि विदेश व्यापार किसे कहते हैं। एक देश अगर किसी अन्य देशों के साथ जो व्यापार करता है तो उसे क्या कहा जाता है, विदेश व्यापार। सबसे पहले प्रस्तावना में जानेंगे, हमारा देश की तरह ही अन्य तमाम देशों की भौगोलिक सीमा कैसी है, फिक्स है, निर्धारित है। तो देश की सीमा के बाहर आने और जाने पर कानूनी नियंत्रण है और कुछ प्रतिबंध होते हैं। क्या हमने कभी विचार किया है कि हमारे घरों में कोरिया का फ्रिज, जापान का टीवी, रास्तों पर जर्मनी की कार, खेतों में अमेरिका के ट्रैक्टर, मॉल में यूके के जूते और कपड़े कहाँ से आते हैं? तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है, आप लोग जानते हो कि विदेश व्यापार के ज़रिए हम दूसरे अन्य देशों में बनी वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकरण में हम समझेंगे कि देश की सीमा के बाहर से चीज़, वस्तुएं, सेवाएं, टेक्नोलॉजी आदि का आदान प्रदान हो तो उसे विदेश व्यापार कहा जाता है। इस व्यापार के कई महत्वपूर्ण पहलू पर भी हम विचार करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आंतरिक व्यापार और विदेश व्यापार, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या मीनिंग होता है, क्या अर्थ होता है। तो व्यापार अर्थात ऐसी व्यावसायिक प्रवृत्ति या धंधा की प्रवृत्ति कि जिसमें वस्तु, सेवा, पूंजी, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल जानकारी, बौद्धिक संपत्ति आदि सभी चीज़ों का विनिमय होता है। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो व्यापार में ऐसी वस्तुओं, सेवाओं की हेरफेर आय या लाभ प्राप्ति के लिए की जाती है। कोई भी व्यापार, आप जानते हो कि यदि कोई भी व्यापार प्रारंभ किया जाता है तो उसके पीछे उद्देश्य होता है आय प्राप्त करना या लाभ प्राप्त करना। ठीक है। किसी भी एक देश की सीमा के अंदर होने वाली व्यापारिक प्रवृत्ति को आंतरिक व्यापार और देश की सीमा से बाहर होने वाले व्यापारिक प्रवृत्ति को विदेश व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। सबसे पहले देखेंगे विदेश व्यापार के क्या कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि देश में उपलब्ध उत्पादन के साधनों में अंतर। भाई सभी देशों में जो साधन उपलब्ध है वो सभी कैसे हैं, अलग अलग है। देखिए, अलग अलग देशों में उत्पादन के साधन अलग अलग प्रमाण में उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा तमाम प्रकार के उत्पादन के लिए आवश्यक सभी प्रकार के साधन भी प्रत्येक देश के पास पर्याप्त प्रमाण में उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए विश्व के कई देश संसाधन, प्राकृतिक एवं मानव सर्जित एवं टेक्नोलॉजी का व्यापार करके अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। सेकंड है उत्पादन खर्च। साधन और संसाधनों की उपलब्धता अलग अलग होने की वजह से वस्तुओं और उनकी सेवाओं का उत्पादन खर्च भी कैसा होता है, अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। कई साधनों की कमी और उनकी ऊंची कीमतों के कारण कई वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन खर्च भी बढ़ जाता है, ऊंचा रहता है। घरेलू खर्च ऊंचा है तो ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की अन्य देशों से आयात करना सरल और आसान होता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल प्रगति। प्रत्येक देश में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में समान प्रगति नहीं हुई है। कुछ देश कुछ विशेष प्रकार की टेक्नोलॉजी में कुशल होते हैं तो कुछ अन्य प्रकार के टेक्नोलॉजी में माहिर होते हैं। इसलिए प्रत्येक देश प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में एक समान कार्यक्षमता नहीं रखते। जैसे कि सभी स्टूडेंट्स में एक समान कार्यक्षमता नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार देश की भी सभी राष्ट्रों की कार्यक्षमता कैसी है, अलग अलग है। अतः अलग अलग देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार होता है। नेक्स्ट श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण। प्रत्येक देश में श्रम की उत्पादकता और कौशल अलग अलग होता है, अपितु नियोजन शक्ति की कार्यक्षमता भी कैसी होगी, अलग अलग होगी। इसीलिए दो देशों के बीच श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण देखने को मिलता है। अर्थात
कुछ श्रमिक कुछ निश्चित प्रकार की वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में अधिक कुशल होते हैं, तो ऐसे देश इनसे संबंधित चीज वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और उसी क्षेत्र में विशिष्टीकरण करते हैं। तत्पश्चात ऐसी चीज वस्तुओं और सेवाओं का अन्य देशों में निर्यात करते हैं और जिस वस्तुओं या सेवाओं का अधिक कार्यक्षम रूप से उत्पादन न किया जा सके, ऐसी वस्तुओं या सेवाओं को आयात करता है। कोई देश अपनी विशिष्टता से विपरीत किसी चीज वस्तु या सेवा का उत्पादन करने में रुचि रखता हो, तो वह ऐसा करने के लिए कौशल, ज्ञान और निष्णात व्यक्तियों का आयात भी करते हैं। अब हम देखेंगे आंतरिक व्यापार और विदेश व्यापार के बीच क्या डिफरेंस है। देखिए, विदेश व्यापार का स्वरूप और चुनौतियाँ आंतरिक व्यापार से अलग है और इसमें अवरोध प्रमाण में अधिक होता है। तो विदेश व्यापार करना कोई आसान बात नहीं है, इसलिए इनके बीच के अंतर को समझना अति आवश्यक है। इस अंतर के कई तथ्य नीचे दर्शाए गए हैं। पहला देखिए, कद के आधार पर अंतर। विदेश व्यापार से अनेक देश वस्तु और सेवा, कानून, पद्धतियाँ इत्यादि जुड़े होते हैं, इसलिए विदेश व्यापार का कद आंतरिक व्यापार से अनेक गुना बड़ा होता है। दूसरा यह है कि विविध चलन और भुगतान की पद्धति। अब आंतरिक व्यापार के भुगतान किस में किए जाएंगे? स्वदेशी मुद्रा में या स्वदेशी चलन में ही होता है, जबकि स्वदेशी बैंकों के बीच ही भुगतान करना होता है। लेकिन विदेश व्यापार में स्वदेशी चलन को किसी सर्वस्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय चलन में रूपांतरित करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर की संपूर्ण जानकारी रखनी पड़ती है। व्यापार से जुड़े देशों को कानूनी स्वीकृति भी लेनी पड़ती है। इसके अलावा आयातकर्ताओं और निर्यातकर्ताओं को स्वदेशी बैंकों से भुगतान से संबंधित प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना होता है। इस प्रकार चलन और भुगतान की जो पद्धति है वह दोनों की कैसी है? अलग अलग है। नेक्स्ट है भाषा, संस्कृति और समाज से संबंधित अंतर। अब आंतरिक व्यापार में विनिमय एक समान भाषा, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत तो होता है, लेकिन देश व्यापार में प्रत्येक देश में भाषा, संस्कृति और समाज इत्यादि में क्या होगी? भिन्नता होने के कारण किसी भी वर्ग की भावना को ठेस न पहुँचे, इस प्रकार से व्यापार करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है उनकी जो प्रत्येक देश की जो जीवन शैली है उसके अनुरूप या उसके अनुसार वस्तुएं बेचनी पड़ती हैं। फिर है यातायात संबंधी खर्च में अंतर। विदेश व्यापार में आंतरिक व्यापार की तुलना में यातायात संबंधी का खर्च प्रमाण में ऊंचा होता है, मतलब कि खर्च बढ़ जाता है। इसके अलावा प्रत्येक देश की सीमा पर अनेक प्रकार की सीमा शुल्क भी भरना पड़ता है, जो आंतरिक व्यापार की तुलना में अधिक है। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा के प्रमाण में अंतर। आंतरिक व्यापार में किसी एक वस्तु के अनेक उत्पादक हो, फिर भी उत्पादन के साधन, टेक्नोलॉजी इत्यादि समान होने के कारण वे वस्तुओं का वर्गीकरण और विभिन्नता के स्तर पर अधिक स्पर्धा नहीं कर सकते। किंतु विदेश व्यापार में प्रत्येक उत्पादक वर्गीकरण और विभिन्नता के आधार पर स्पर्धा करते हैं। किसी भी देश में एक प्रकार की वस्तु बेचने के लिए संबंधित देश के उत्पादक तथा अन्य देश के उत्पादकों में बाजार का बड़ा हिस्सा प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। यथा जिस समय भारत में विदेशी कार्य नहीं थी, उस समय देश के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा होने के बावजूद उसका प्रमाण वर्तमान समय जैसा नहीं था। यहाँ प्रतिदिन नए स्वरूप, आकर्षण, सुविधा, विज्ञापन इत्यादि देखने को मिलता है। वर्तमान में विदेशी कार बनाने वाली तमाम कंपनियाँ भारतीय बाजार में अपना हिस्सा बढ़ाने की होड़ में लगी हुई है। तो इस प्रकार इनमें
अंतर है। अब हम देखेंगे लेन देन की तुला की जो संकल्पना है वो। तो लेन देन की तुला अर्थात किसी एक देश की अन्य देशों के साथ व्यापार मूल्य का विवरण, जिसमें वस्तुओं तथा सेवाओं के व्यापार मूल्य, साधनों की हेरफेर, खर्च और पूंजीगत व्यापार मूल्य की नोंद की जाती है। देखिए इसका मीनिंग देखते हैं। वर्ष दौरान देश की भौतिक और अभौतिक चीज़ों का आयात निर्यात मूल्य को प्रदर्शित करता विवरण अर्थात लेन देन की तुला कहलाता है। भौतिक या दृश्य चीज अर्थात वस्तु और अभौतिक या अदृश्य चीज़ें अर्थात सेवाएं। लेन देन की तुला के दो खाते अर्थात जमा खाता और उधार खाता है। विदेशों से देश में होने वाली तमाम आय को जमा खाते में और विदेशों में किए जाने वाले तमाम भुगतान को उधार खाते में दर्शाया जाता है। जमा खाता और उधार खाता आप अकाउंट में जानते हो। जमा मतलब अपने पास जो राशि आ रही है उसे जमा खाते में लिखेंगे और जो रकम अपने पास से जा रही है उसे क्या लिखेंगे, उधार खाते में लिखेंगे। देखिए लेन देन की तुला के प्रकार, एक तो है संतुलित तुला, दूसरा है असंतुलित तुला। संतुलित तुला में जमा और उधार खाते का योग समान होता है। नाम से ही पता चल रहा है संतुलित तुला मतलब कि दोनों खाते का योग कैसा होगा, समान। अब असंतुलित तुला में जमा और उधार राशि का योग या उधार खाते का योग कैसा होगा, समान नहीं होता है। यदि जमा खाते का योग उधार खाते की योग से अधिक है तो लेन देन की तुला में स्थिर है, ऐसा कहा जाता है। जबकि उधार खाते का योग जमा खाते के योग से अधिक हो तो लेन देन की तुला में घाटा है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि इससे साबित होता है कि जितना हमें प्राप्त होना चाहिए, जितना हमें विदेशों से प्राप्त हो रहा है उसकी तुलना में उसकी तुलना में हमें क्या हो रहा है, जितना जाना चाहिए विदेशों से जितना प्राप्त हो रहा है वो किसकी तुलना में कम है, हमारी आय की तुलना में कम है। देखिए डबल एंट्री बुक कीपिंग के अनुसार लेन देन की तुला संतुलित होती है परंतु वास्तविक रूप से उसमें घाटा या स्थिरता होना संभव है। देखो लेन देन की तुला के खाते, एक तो होता है चालू खाता, दूसरा है पूंजी खाता। चालू खाता देखेंगे, इस खाते में नीचे दर्शाए अनुसार जमा और उधार रकम दर्शाई जाती है। नंबर 1 भौतिक वस्तुओं के व्यापार का मूल्य। भौतिक वस्तुओं की निर्यात आय जमा खाते में और भौतिक वस्तुओं की आयात पर होने वाला खर्च उधार खाते में दर्शाई जाती है। इस विभाग के योग को व्यापार तुला कहा जाता है। देश में भौतिक वस्तुओं के आयात भुगतान भौतिक वस्तुओं के निर्यात भुगतान से अधिक हो तो व्यापार तुला में घाटे की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे विपरीत हो तो व्यापार तुला में हानि दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट है अभौतिक सेवाओं में निर्यात या आयात से होने वाली आय और खर्च का विवरण चालू खाते में दर्शाया जाता है। और पहले और दूसरे के संयुक्त योग को चालू खाते की तुला कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे पूंजी खाता। इस खाते में एक देश का अन्य देश के साथ पूंजीगत व्यवहारों का मूल्य दर्शाया जाता है, जैसे कि बॉन्ड, शेयर, सोना, पूंजीगत निवेश आदि तथा स्थायी पूंजी निवेश। चालू खाता और पूंजी खाते के योग को लेन देन की तुला कहा जाता है। किस किस खाते के योग को, एक तो चालू खाता और पूंजी खाते के योग को। अब देखेंगे लेन देन की तुला को असर करने वाले कौन कौन से परिबल हैं।
तो लेन देन की तुलना को असर करने वाले परिबंध अर्थात देश में आयात निर्यात, पूंजी साधनों की हेरफेर, पूंजी निवेश, ऋण इत्यादि को असर करने वाले परिबल आदि, ऐसे परिबलों के कारण तुला में स्थिर अथवा घाटा उत्पन्न हो सकता है। ऐसे परिबल सामान्य रूप से देश के आर्थिक विकास के स्तर पर आधारित होते हैं। ऐसे कई परिबलों को नीचे दर्शाया गया है, जैसे कि विनिमय दर, विनिमय होने वाली वस्तुओं और सेवाओं की देश तथा विदेश की में कीमत, विनिमय होने वाली वस्तुओं की विविधता और गुणवत्ता, अनिवार्य आयात, देश के आर्थिक विकास का स्तर, व्यापार पर राजकीय और कानूनी अंकुश, व्यापार को आधार प्रदान करने वाली सुविधाएं जैसे कि आयात, यातायात, संदेश व्यवहार, अन्य आंतरिक ढांचागत सुविधाएं इत्यादि। यहाँ आपको दिया गया है लेन देन की तुला का काल्पनिक उदाहरण आपको बताया गया है। देखो चालू खाता बनाया गया है, जिसमें क्या दर्शाया गया है, वस्तु की निर्यात, फिर इस साइड क्या दिया है, वस्तु की आयात, फिर व्यापार तुला, सेवाओं की निर्यात, पूंजी आय, एक तरफी आय। यहाँ पर देखिए चालू खाते की तुला बराबर चालू खाते की जमा बाजू का सहायक योग माइनस चालू खाते की उधार खाते का सहायक योग। तो दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है कितना है, 200 रुपये का। ठीक है, इसके बाद दिया गया है पूंजी खाता। पूंजी खाते का योग दोनों का समान दिया गया है। वास्तव में किसी भी देश की लेन देन की तुलना में घाटा अथवा पुरान हो सकता है। विनिमय की संकल्पना देखते हैं। भारत में नागरिक जब विदेश घूमने जाते हैं, जो भारत के नागरिक है वो विदेश अगर घूमने जाते हैं तो वे भारतीय चलन मतलब कि भारतीय मुद्रा से वहाँ खरीदी नहीं कर सकते। उन्हें क्या करना पड़ेगा, रुपए को संबंधित देश के चलन में रूपांतरित करना पड़ता है। उसी प्रकार से भारत में कोई आयातकर्ता विदेशी वस्तु की आयात करे तो उसका भुगतान संबंधित देश के चलन में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत चलन में करना पड़ता है। यह उदाहरण भारत की विदेशी मुद्रा की मांग दर्शाती है। उसी प्रकार से विदेशी भी भारत में रुपए की मांग कर सकते हैं। ऐसे प्रवासी या व्यापारी बैंकों या चलन के कानूनी मान्यता प्राप्त व्यापारियों के पास जाकर अपने देश के चलन को अन्य देश के चलन में क्या करते हैं, रूपांतरित करते हैं, मतलब बदलते हैं। इस प्रकार का रूपांतरण उस समय प्रवर्तमान विनिमय दर पर होता है, मतलब जिस समय जो प्रवर्तमान दर होगी उसमें वह रूपांतरित किया जाएगा। इस दर को विनिमय दर कहा जाता है। जिस दर पर एक देश के चलन को अन्य देश के चलन में रूपांतरित किया जा सके उस दर को विनिमय दर कहा जाता है। एक देश के चलन अन्य देश के चलन में रूपांतरित होने के मूल्य को विनिमय दर कहते हैं। किसी भी देश का विनिमय दर अर्थात विदेशी चलन की एक इकाई का स्वदेशी चलन में व्यक्त होने वाली कीमत अर्थात विदेशी चलन की एक इकाई खरीदने के लिए जितनी स्वदेशी चलन का भुगतान करना पड़ता है या करना पड़े वह क्या होगी, कीमत। जैसे कि यूएस में $1 60 रुपये उसकी विनिमय दर है, अर्थात $1 खरीदने के लिए भारत के नागरिक को कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे, 60 रुपये देने पड़ेंगे। यदि भारत के लिए विनिमय दर ऊंचा हो तो भारत के चलन का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य घटा है ऐसा कहा जाएगा, क्योंकि विदेशी चलन
कि एक इकाई खरीदने के लिए अब अधिक रुपया देना पड़ेगा, अर्थात विदेशी चलन की कीमत ज़्यादा होगी और भारत में रुपये का मूल्य क्या होगा, कम होगा। पहले $1 60 के बराबर था, होने पर यूएस में डॉलर $1 बराबर ₹65। ठीक उसी प्रकार भारत के लिए विनिमय दर नीचा हो तो रुपये का मूल्य बढ़ेगा, किंतु चलन में मूल्य विश्लेषण में चलन दर में कमी वृद्धि होने के लिए समय अंतर, प्रत्येक देश में वस्तुओं की कीमत इत्यादि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कई बार खुले बाजार में विनिमय दर में परिवर्तन होता है तो कई बार किसी एक देश की सरकार आयात और निर्यात को प्रभावित करने के लिए कृत्रिम रूप से ऐसा करती है। भारत के लिए विनिमय दर बढ़े और रुपये का मूल्य कम हो तो भारत में आयात होने वाली वस्तु की मांग घटती है और निर्यात बढ़ने लगती है। यदि यूएस डॉलर $1 की कीमत ₹60 से ₹65 हो तो आयातकर्ता को यूएस $1 की वस्तु की आयात के लिए ₹65 चुकाना पड़ता है, जिसके लिए पहले सिर्फ ₹60 चुकाना पड़ता था, जिससे आयात घटने लगती है। ₹65 की वस्तु प्राप्त होगी। देखिए, किसी विदेशी व्यापारी को $1 खर्च करके ₹60 की वस्तु प्राप्त होती थी, अब उसे ₹1 खर्च करके ₹65 की वस्तु प्राप्त होगी, जिससे निर्यात क्या होगा, बढ़ने लगता है। भारत के लिए विनिमय दर घटे तो इससे विपरीत स्थितियाँ देखने को मिलती है, मतलब कि इसका उल्टी कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। इस चैप्टर में जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं वो आपको पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू।